नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। आज सीएम योगी ने बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, गांव में राहत सामग्री पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आज भी मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, राहत सामग्रियां बांटी, अधिकारियों से बाढ़ के हालात पर समीक्षा की। सीएम बलरामपुर से सिद्धार्थनगर पहुंचे, फिर वो महाराजगंज गए और इसके बाद सीएम गोरखपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर राहत और साफ सफाई के अभियान को लेकर सीनियर ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है सभी जिलों में। आज पीड़ितों से बातचीत के दौरान सीएम ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे खिलाया भी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। और मुख्यमंत्री योगी कुछ देर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। गोरखपुर में वो शाम 7 बजे तक 4 जगहों पर जाकर राहत सामग्री का वितरण करने के बाद जनता से संवाद करेंगे। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है, लेकिन अब कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभाल ली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जगहों का निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले वो 3 बजे के करीब जो है वो पहुंचेंगे झंगहा में और वहां पे वो राहत वितरण का कार्य करेंगे, झंगहा की यथास्थिति को देखेंगे। उसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए खजनी जाएंगे, वहां पे भी राहत वितरण करेंगे और फिर हवाई सर्वेक्षण करते हुए आमी के उस इलाके को देखेंगे जहां पे गीडा में आमी ने तबाही मचाई है और फिर उनका हेलीकॉप्टर सहजनवा में लैंड करेगा और सहजनवा में फिर वो राहत वितरण करेंगे। देर शाम करीब 6:30 बजे के करीब वो शहर के किनारे स्थित लाल डिक्की में पहुंचेंगे और वहां पे भी लोगों को राहत वितरण करेंगे। यानी कि अभी तक जो जिला प्रशासन की तरफ से काम किए जा रहे हैं और जनता को जो राहत दी जा रही है उसका सीधा फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनता से ही लेंगे। अगली स्मारक के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, गोरखपुर। और सिद्धार्थनगर में सीएम योगी जब बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रहे थे, उसी दौरान सीएम योगी की बच्चे पर एक नजर पड़ी और फिर उसे अपनी गोद में ले लिया। एक महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी थी। सीएम योगी की नजर बच्चे पर पड़ी तो सीएम योगी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, उसे दुलार किया और उसे बिस्किट भी खिलाया। इस तस्वीर को हर कोई वहां पर अपने अपने कैमरे में कैद करता दिखा। बाढ़ बचाव के लिए क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी नाप राप्ती, कोड़ा नदी और अन्य नदियां हैं जिनके कारण यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है। तो बाढ़ बचाव से संबंधित जितने भी कार्य होने थे उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। इससे पहले आज सुबह सिद्धार्थनगर जाने से पहले बलरामपुर में सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, गायों को चारा खिलाया और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। सीएम योगी शुक्रवार शाम को बलरामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवी पाटन मंदिर में पूजा से आज के दिन की शुरुआत की। ये प्रसिद्ध देवी पाटन का मंदिर, प्राचीन मंदिर, और उसके बाद फिर गायों को चारा खिलाते दिखे सीएम योगी और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। दूसरी लहर के बाद यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार कम हो रहा है। यूपी के 16 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं आया है। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में केसेस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 250 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। अब तक सूबे में 7,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो
तो इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना करीब करीब पूरी तरह काबू में। सिर्फ 250 मरीज इस वक्त कोरोना के पूरे प्रदेश में। 12 जिलों में 10 से कम सिंगल डिजिट में मरीज हैं। और अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती जा रही है। 7 करोड़ 70 लाख लोगों को कम से कम एक डोज मिल चुका है। 6 करोड़ 40 लाख लोगों को एक डोज मिला है। बाकी लोगों को 2 डोजेस लग चुके हैं। एक डोज लगने के बाद भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। कोरोना हो भी तो ज़्यादा गंभीर नहीं होता। हालांकि किसी चीज़ की कोई चूंकि गारंटी नहीं है, इसलिए सावधानी अभी बरकरार रखनी होगी, क्योंकि कई देशों में देखा गया है कि पूरी तरह से करीब करीब ठीक होते होते और फिर से कोरोना पलट गया है। लापरवाही जैसी ही शुरू होती है। तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस फॉर्मूले को याद ही रखना होगा। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में। कानपुर में इन दिनों वायरल, डेंगू और मलेरिया का ट्रिपल अटैक हो गया है। शहर में वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू और मलेरिया के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। कानपुर के सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बाल रोग विभाग में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले 10 दिनों में 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास सिर्फ 3 मौत के आंकड़े हैं। डेंगू की जांच कानपुर के GSV मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में हो रही है। यहाँ के मरीजों पर का तांता लगा हुआ है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची। वायरल के साथ साथ डेंगू और मलेरिया ने भी अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए हैं। शहर में रोज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू का खतरा लोगों के सर मंडरा रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में लोग टेस्ट कराने वाले किस तरह इस काउंटर पर अपनी नंबर का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबी कतार साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर मरीजों की बात की जाए तो एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। अगर 10 दिनों की बात की जाए तो 16 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के पास आंकड़ों में सिर्फ 3 ही मौतें हुई हैं। अगर हम बात करें जो यहाँ लोग खड़े हैं, सर आप किस लिए यहाँ आए हैं? फीवर की जांच करवाना था। टेस्ट नहीं हो रही है? बाहर नहीं हो रही है। देखिए ये मरीज़ हैं जिनको बुखार सा लग रहा है, सिम्टम्स ऐसे तमाम मरीज़ हैं जो अपने पर्चे यहाँ लिए हैं और यहाँ टेस्ट कराने के लिए आने। यानी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी अभी भी खानापूर्ति में लगे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसे में मच्छर से बचना बहुत जरूरी है, खास करके रात से ज्यादा दिन के मच्छर से भी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी को लेकर के गुस्सा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर कहा बीजेपी उनकी पार्टी की नकल कर रही है। तो आज बीएसपी प्रमुख मायावती सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बीजेपी को निशाने पर लिया। यूपी विधानसभा का आम चुनाव नजदीक आता जाएगा तो वैसे वैसे बीएसपी विरोधी तत्वों का षड्यंत्र और भी अधिक संकीर्ण, ओछा, विषैला व शरारतपूर्ण न्यूज़ वाला होता जाएगा। जैसा कि हर चुनाव के पहले भी यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ बीएसपी के साथ काफ़ी तेजी से जुड़ा है। और कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोर्चा न संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह प्रभावित होता।
महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोये ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने की संगीता से एक मुलाकात। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, हाँ झोपले की काय? काय आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोये आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी, उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए स्किल्ड के साथ ही अनुभवी लेबर की जरूरत के बारे में। एमएसएमई के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आज हम देख रहे हैं मैन पावर का, वो होता है स्किल्ड नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का। ज़्यादातर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत में इस वक्त भारत सरकार ने बनाए हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या ITIs, ये हमें स्किल्ड मैन पावर तो उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होते। उसकी वजह से जब हमारे पास एमएसएमई में ये नए वर्कर्स आते हैं तो इनके पास ये इक्विपमेंट की समझ तो होती है लेकिन काम करने के तरीके की समझ नहीं होती। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज 3 सालों से होते हुए काम, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास आ रहा है वो है काम को उस तरह से उपयोगिता बढ़ा सकें हमारे एम्प्लॉयज़ कि हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमारे पास बेनिफिट मिले उनको नया हायर करने से। मैं ये समझता हूँ कि अगर एमएसएमई में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका जुड़ाव कर दिया जाए, जिसमें पहले साल से ही बच्चे को नौकरी उपलब्ध करा दी जाए, तो उससे बच्चे का भी करियर बढ़िया हो जाएगा। वो 6 महीने नौकरी करे और 6 महीने काम करे। ऐसे प्रोग्राम विदेशों में कई जगह चलते हैं। हम भारत में उसका दूसरा तरीका बना सकते हैं कि सुबह आप काम पढ़ें और शाम को आके आप फैक्ट्री में या एमएसएमई प्लांट के अंदर या हमारे साथ ऑफिसेज में काम करें। जो चीज़ें आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाएँ वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की उस तरह की हों जो हमें ऑफिस के अंदर काम की या फैक्ट्री के अंदर काम की ज़रूरतें भी हों। उससे क्या होगा कि 3 साल के लिए हमारे पास गारंटीड एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा उसका, और साथ साथ में उस बच्चे को एक एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा जो उसकी सैलरी के माध्यम से उसको मिलेगी। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में हम एक चीज़ और ये देख रहे हैं कि हमको जितने ये प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं जैसे स्टार प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम्स, इनके साथ भी कनेक्ट करना ही चाहिए और अपने आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के लिए HR की टीम्स को इनके साथ लगातार लिएज़ॉन करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर का एक पूल रिसोर्स बना रहे और हम लगातार इस पे अपने आप को कभी चैलेंज भी ना पाएं।
आज मिशन साहस आर में बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे कि किसने अपने पेंशन को प्रोफेशन में बदलकर कड़ी मेहनत की स्याही से लिखी कामयाबी की कहानी, और जानेंगे कि स्टार्टअप में आगे बढ़ने का क्या है कारगर आइडिया। देखना ना भूलिए मिशन साहस आर, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। परिवर्तन यात्रा का